मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए जीव एवं समष्टियां के दूसरे भाग के तहत मैं आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले मेरा आग्रह है कि आप पहले भाग को आरंभ से अंत तक सुने, शुरू से अंत तक, तभी ये भाग आपको सुनने में आनंद आवेगा, फायदेमंद होगा और ये जानकारी से परिपूर्ण है। शुरुआत करता हूं। परभक्षण किसे कहते हैं? ये दो शब्दों से बना है। पर अर्थात दूसरे का, अभक्षण खाना, हजम करना। तो जो दूसरे का हजम करता है, दूसरे को भोजन के रूप में स्वीकार करता है, खाता है, उसको हम लोग परभक्षी कहते हैं। अब परभक्षी भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि इससे किसी भी इसमें अलग अलग समुदाय की विविधता, डाइवर्सिटी बनी रहती है। लेकिन यहां पर भी संतुलन होना जरूरी है। और अगर परभक्षी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज होगा, तर्रार होगा, बहुत ज्यादा भक्षण करता होगा, दक्ष होगा, शिकार को बहुत ज्यादा खा रहा होगा, तो उस स्थिति में शिकार समाप्त हो जाएगा। समय बढ़ने के साथ शिकार जब समाप्त हो जाएगा तो परभक्षी भी स्वतः समाप्त। मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बाघ यदि जंगल के सारे हिरन, सारे बंदर, इन सबको जिन जिन को बाघ खाता है, यदि उन सबको खा जाए, समाप्त कर दे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि बाघ स्वतः भी समाप्त हो जाए। क्योंकि बाघ तो पेड़ को खा करके जीवित नहीं रह सकता, पत्ती को खा करके जीवित नहीं रह सकता है, घास चबा करके जीवित नहीं रह सकता है। तो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ईश्वर ने एक सृष्टि में ऐसा निर्माण किया है कि परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए, जिसका परभक्षण किया जाता है, जिसका शिकार किया जाता है, तो शिकार जिन जातियों का होता है वो भी अपने रक्षा विधि को तैयार कर लेते। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं। कीट लीजिए, मेढक लीजिए, छिपकली लीजिए, ये सब क्या करते हैं कि ये अपनी रंग को बदल लेते हैं ताकि इनको शिकार, ये शिकार से बच सके। छद्म आवरण कर लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि हरे रंग के अपना आवरण बना करके, रंग बदल करके घास में छुप जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। तो पता ही नहीं लगता है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हालांकि ये जीव जानवर का उदाहरण है। सैनिक को आप देखिएगा, हरे रंग का वर्दी पहनाया जाता है, ऊपर में, सिर के ऊपर में उसको छोटे छोटे पौधे का लगा दिया जाता, ताकि ऊपर में यदि कोई एयर बम्बर है, गिरा रहा है बम, तो वो ये नहीं देख पावे कि यहां सैनिक छुपा हुआ है और वहां पर बम गिरावे, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जंगल है। उसी तरह से जानवर भी अपने आप को बचने के लिए इस तरह के करते हैं। कुछ शिकारी जातियां तो ऐसी होती है कि जिनका शिकार किया जाता है, तो परभक्षी उनको नहीं खाते हैं। कारण क्या है कि या तो उसमें कुछ इस तरह का रसायन होता है जिससे खराब गंध आता है, या जहरीला होता है, या उसके पाचन तंत्र को खराब कर देता है। इसके कारण, जैसे मनार्क तितली है, इसमें विशेष रसायन रहता है, इसके कारण परभक्षी पक्षी का वो अरुचिकर हो जाता है, वो उसको नहीं खाना चाहते हैं। अब यहां पर मैं आपको और थोड़ी गहराई में ले जाना चाहता हूं। पेड़ या पादप लीजिए, पौधा लीजिए, ये सब तो दूर भी नहीं भाग सकते हैं, ये अपना रंग भी नहीं बदल सकते हैं। आखिर इनका भक्षण अधिक ना हो, इनका अतिदोहन ना हो, तो इसके लिए भी ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, अल्लाह ने सृष्टि का निर्माण किया है। इसमें भी इनके पास भी कुछ शक्तियां विकसित हो गई हैं कि जैसे ये रासायनिक रक्षा विधियां से या अपनी आकार में कुछ परिवर्तन ला करके अपना बचाव करते हैं। आप देखे होगा कुछ पौधा में कांटा निकल आता है। जानवर आमतौर पर जानते हैं कि पौधा या वृक्ष या पत्ती, इन सबको खाने वाले शाकाहारी जीव होते हैं। तो यदि कांटा होगा तो कांटा खाने में, मुंह में वो गरेगा, चुभेगा, इसके लिए वो खाते ही नहीं। तो कुछ ऐसे भी पौधे हैं, कुछ ऐसे भी जहां पर कांटा होता है, इससे वो रक्षा कर लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे जिसमें कुछ इस तरह के रसायन निकलते हैं जो उनके पाचन को नुकसान पहुंचाता है। कुछ ऐसे रसायन
उससे निकालते हैं, जिससे उनके जनन तंत्र को ही भंग कर देता है, तो जनन चक्र में ही डिस्टरबेंस ले आता है। तो इसके कारण भी पौधा एक बैलेंस्ड, हाँ भक्षण तो होता ही है, लेकिन पौधा उन्मूलन की स्थिति में नहीं रहता है। कुछ पौधा, जैसे आप जानते हैं तंबाकू, आप देखे होगा, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनसे निकोटीन आता है, कैफीन आता है, क्विनोन आता है, स्ट्रिक्नीन आती है, अफीम, इन सब के पौधे से कुछ ऐसे रासायनिक तत्व निकलते हैं जो ग्रेजर, चरने वाले पौधे, या चरने वाले पौधे ने, क्षमा चाहता हूं, चरने वाले जीव वो उसको नहीं खा पाते हैं, वो उनसे दूर ही रहना चाहते थे, इससे वो अपना रक्षा कर लेते हैं। तो पेड़ पौधा भी भले वो भाग नहीं सकता है, एक जगह से विस्थापित नहीं हो सकता, दूसरे जगह जा नहीं सकता है, लेकिन उसमें भी सृष्टि ने, उसमें भी ब्रह्मांड ने एक इस तरह का रासायनिक परिवर्तन या आकार का परिवर्तन कि वो भी अपने आप को बैलेंस बहुत हद तक बचा लेते हैं। स्पर्धा कहते किसको है? तो वैसे आप जानते हैं स्पर्धा लोग कहता है कि आपके एग्जाम की में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, आजकल कंपटीशन में काफी प्रतिस्पर्धा है, तो उसी से स्पर्धा शब्द बना है। डार्विन ने यह कहा है कि प्रकृति में जीवन संघर्ष में योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत चलता है। इसके बारे में कहा गया है कि जब संसाधन सीमित होगा तो स्पर्धा करने में जो सबसे टॉप क्लास का स्पर्धी होगा वही एग्जिस्ट कर पाएगा। ये ठीक कंपटीशन की तरह का है। मान लीजिए लाख कैंडिडेट हो, तो जो 100 सबसे अच्छे, जिनकी तैयारी होगी, जो 100 सबसे अच्छे पढ़ने वाले हुए, जिनकी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सबसे अच्छी होगी, वही उसमें कंपीट कर पाएंगे। तो वही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि अपने अस्तित्व के लिए जो सबसे अच्छा संघर्ष कर सकता है, सबसे तेज तर्रार होगा संघर्ष करने में, स्पर्धा में उच्च स्तर की स्पर्धा करेगा, वो एग्जिस्ट कर सकता है। एक गौसे का स्पर्धी अवर्जन नियम है। इसका यह कहना है कि यदि एक ही तरह के संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाले दो निकटतम जीव यदि हों, तो वो ज्यादा दिन तक एक साथ नहीं रह सकते हैं। स्पर्धी रूप से जो तेज तर्रार होंगे, वो घटिया स्पर्धा करने वाले को उसको विलुप्त कर देगा। इसलिए, लेकिन यहां पर भी ये घटना तभी होती है, स्पर्धी अवर्जन का नियम, जो गौशे का नियम जिसको कहते हैं, जब संसाधन सीमित हो। और संसाधन असीमित हो तो उस स्थिति में ये नहीं रहता है, तब वो इतनी स्पर्धा ना होती है। उस स्थिति में संसाधन विभाजन कर लेते हैं। ठीक है, जो सबल है, प्रबल है, वो ज्यादा संसाधन पर अपना अधिकार कर लेता है, लेकिन जो निर्बल है, जो कमजोर है, वो अपने सीमित क्षेत्र संसाधन पर अधिकार कर, लेकिन वो दोनों सह अस्तित्व में रहते हैं, दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर लेते हैं। लेकिन संसाधन सीमित, तो जो शक्तिशाली है वो दुर्बल को निगल जाएगा। अब अगला जो पद देखते हैं उसको कहते हैं परजीवता। परजीवता, यहां पर आप इन शब्द पर ध्यान दीजिएगा। परजीवी और परपोषी, ये दो अलग अलग शब्द हैं। परपोषी परजीवी में रह करके और अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मलेरिया का आप नाम सुने होइएगा, ये जानते होइएगा कि खास करके बरसात के दिन में यदि आप मच्छरदानी लगा के न सोते हैं, तो उस स्थिति में मादा एनोफ्लीज मच्छर के दंश से मलेरिया का इसमें शरीर में आगमन हो सकता है, मलेरिया बीमारी आ सकती है। तो उसमें प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी ये मादा एनोफ्लीज मच्छर के माध्यम से मनुष्य के आरबीसी तक पहुंचता है। और प्लाज्मोडियम परजीवी को ये सीधे नहीं आ सकता है, ये मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है। और ये मान लीजिए कि यदि प्लाज्मोडियम का हजम उसको पचा दे मच्छर ही, तब तो प्लाज्मोडियम मर जाएगा परजीवी। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए मादा एनोफ्लीज मच्छर की सहायता लेनी पड़ती है, और फिर वो मानव के रक्त में पहुंचता है, आरबीसी में, तब अपनी जीवन चक्र को पूरा करता है। तो इस तरह से परजीवी ऐसे होते हैं। तो परपोषी
परजीवी में रह करके अपना कार्य को आगे बढ़ाता है, जीवन चक्र को पूरा करता है। परजीवी में एक एक्स्ट्रो पैरासाइट हम लोग कहते हैं, जिसमें एक्स्ट्रो पैरासाइट हुआ वो बाहरी आवरण पर रहेगा। जैसे सिर में देखिएगा जिनका बाल बहुत गंदा रहता है, ढील आप सुने होगा ग्रामीण भाषा में, जिसको अंग्रेजी में जू भी कहते हैं, जू होता है। कुत्ता पर चले आइए तो आप देखिएगा कीड़ा होगा जिसको टिक्स कहते हैं। ये सब ऊपर में रहते हैं और उनके रक्त को चूसते रहते हैं, उस पर वो अपना जीवन चलाते हैं। अमरबेल की लत्ती का आपने नाम सुना होगा। अमरबेल की लत्ती एक परजीवी पौधा होता है। ये सामान्यतः बड़े पेड़ पर वृद्धि करता है और इस तरह के, और ये उसी के पेड़ जो पर्णहरित से अपना भोजन बनाते हैं उसको वो चट करने लगता है, उसको वो, इसलिए देखेगा अमरबेल की लत्ती जिस पेड़ पर ज्यादा लतर जाती है, ज्यादा फैलती है, वो पेड़ धीरे धीरे उसका पत्ती पीला होने लगता है, वो सूखने लगता है। अब एक और हम लोग देखते हैं कि एंड्रोपैरासाइट, ये शरीर के अंदर में भिन्न भिन्न स्थान पर, जैसे यकृत हुआ, किडनी हुआ, आरबीसी हुआ, इन सब में रहते हैं। इनका आकारकीय शारीरिक लक्षण उसमें रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, अस्तित्व में आने के लिए बड़ा ही सरल होता है। अब एक शब्द आप और ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं अंड परजीविता, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ये परजीविता का एक बड़ा ही लुभावना उदाहरण है। जैसे आपने कोयल और कौवे की कहानी सुनी होगी कि आमतौर पर कोयल और कौवा अंडा में कंफ्यूज कर जाता है, उसका पालन दूसरा कर देता है। तो इसमें इस प्रकार होती है कि परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी घोंसला में उसको रख देता है और परपोषी उन अंडा को सेवता है अपना अंडा समझ करके। इसमें परजीवी पक्षी का अंडा का साइज, रूप, दिखने में वो ठीक ऐसा ही होगा जैसे कि परपोषी अंडे के सदृश होता है। इसके कारण इन दोनों में इसके कारण कंफ्यूजन होते हैं और फिर वहां पर विजातीय अंडा का पहचान ही नहीं हो पाता है और उसको निकाले जाने की संभावना कम होती है। चूंकि आकार एक होता है, दिखने में एक होता है, रंग एक होता है, तो वहां और सेवता है, इसके बाद प्रजनन करके, तो इसको हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। सहभोजता शब्द किसको कहते हैं? तो सहभोजता है, इसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न हानि होता है। जैसे कि बगुला चरने वाले पशु के ऊपर देखे होइएगा कि वो बैठा रहता है और उसको चुनते रहता है, उसमें से कीड़ा निकालते रहता है। जैसे भैंस के आप देखिएगा पीठ पर बैठा रहेगा, भैंस भी उसको डिस्टर्ब नहीं करता, वो भैंस के लिए फायदेमंद ही होता है। जो वो कीड़ा जो भैंस को नुकसान पहुंचाता है उसको चुन चुन करके खाते रहता है, तो कीट खाते रहता है, इसलिए उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। आप देखिएगा तालाब में भैंस ऊपर तैरते रहता है और उसके ऊपर बगुला बैठ करके वो उसे कीट निकालते रहता है। इसी तरह सहो उपकारता, इसमें सह उपकारता, सह मीन्स साथ साथ, उपकारता मीन्स दोनों का भला होना। तो इस पारस्परिक क्रिया में दोनों जातियों का लाभ होता है। जैसे कवक ले लीजिए, ये कुछ मृदा में आवश्यक पोषक तत्व इसमें ये देते हैं और प्लांट को बढ़ने में सहायता करते हैं। बदले में क्या होता है कि प्लांट भी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके इनको ऊर्जा देने में मदद करते हैं। तो दोनों की सह उपकारता ये होती है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा पार्ट जीव एवं समष्टियां ये समाप्त हुआ और ये अध्याय 13 बिहार इंटरमीडिएट बायोलॉजी का अध्याय 13 इस तरह से समाप्त हुआ। दोनों भाग को आप पूरा सुने, बार बार सुने, और मैं पुनः बिहार के सभी छात्र जो इंटरमीडिएट 12th में अध्ययनरत हैं उनसे मैं पुनः आग्रह करूंगा कि यदि आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, इसके बाद बार बार सुने। मेरी इच्छा यही है कि आपको 80 से 90% अंक प्राप्त हो। और ये सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, और इसे सब्सक्राइब कर लो यदि अब तक आपने सब्सक्राइबर ना बना है। आगे जाकर के मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पर लोड करूंगा, ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी
शुद्ध भारतीय आपसे विदा ले रहा हूं और पुनः मैं आपको अगले लेक्चर सीरीज में जल्द ही मिलने वाला हूं। जय बिहार, जय भारत।